नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। फ्रांस में अभी अभी चुनाव हुए हैं और वहां इमैनुअल मैक्रों की लगातार दूसरी बार जीत हुई है। ये चुनाव बहुत सारे मायनों में बहुत अहम था, क्योंकि इससे तय होना था कि फ्रांस में विदेशियों का और खासकर मुसलमानों का भविष्य क्या होने वाला है। दुनिया की दक्षिणपंथी राजनीति में क्या होगा इस चुनाव का असर, कैसे इमैनुअल मैक्रों जीत गए, कैसे फ्रांस में चुनाव होते हैं और हमको क्या सीखे समझे जाने की जरूरत है उस लोकतंत्र से। आखिर रूसों का देश कैसे आगे बढ़ता है चुनाव में और कैसे दक्षिणपंथी राजनीति को खारिज करती है वहां की जनता, और पूरी तरह से खारिज भी नहीं करती है, उसको गले लगाने की भी कोशिश करती है। तो इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ फ्रांस से सीधे जुड़ रही हैं निहारिका। निहारिका बहुत वरिष्ठ पत्रकार रही हैं भारत में भी, और पिछले करीब 10-12 सालों से वो फ्रांस के शहर नॉन्सी में रहती हैं। और मैं अक्सर उनसे बहुत रश्क करता हूँ, जलता हूँ उनके ज़िंदगी से, उनके घूमने फिरने से। वो जहाँ जाती हैं और जो खाती हैं और जिन जगहों को देखती हैं, तो मुझे हमेशा ही लगता है कि मैं फ्रांस जाकर कुछ समय तक वहाँ घूम घाम कर आऊं, लेकिन निहारिका मुझे कभी इसकी इजाजत नहीं देती है। तो नहीं, निहारिका, बहुत बहुत ये बिल्कुल स्वागत है गलत आपका। बात है। मैं आपको अक्सर आमंत्रित करती हूँ, पर आप इतने उलझे हुए हैं भारत की राजनीति और भारत की जन समस्याओं में कि आप कभी फ्रांस आने का समय नहीं निकाल पाए हैं पिछले नहीं नहीं, मैं बहुत जल्दी चार आऊंगा। पांच सालों में। और आर्टिकल 19 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, और बहुत मौजू विषय पर बात करने के लिए हम लोग ने आपको जोड़ा है। तो सबसे पहले तो बताइए कि आपके पीछे एक बहुत खूबसूरत नज़ारा है। मतलब मैं जहां बैठा हुआ हूं वहां एसी चलने के बाद भी बहुत गर्मी है। तो आप कहाँ बैठी हुई हैं, वहां का तापमान कितना है, इसके पहले कि हम फ्रांस के सियासी तापमान के बारे में बात करें। मैं यहाँ के पार्क में बैठी हुई हूँ और बहुत खूबसूरत पार्क है यहाँ का, जो सरकारी पार्क है। और यदि आप मुझे इजाजत दें, यदि मैं हाँ हाँ, दिखाएं दिखाएं दिखाएं। आई डोंट नो दूसरी साइड के कैमरा यदि मैं नहीं हाँ कर पा हाँ रही हाँ, हूँ। उसको ये चलाएं। देखिए, ये देखिए, कुछ क्या आपको शानदार जगह एरोज है। दिखाई देंगे, लोग बैठे हुए दिखाई देंगे, बच्चे खेलते हुए दिखाई देंगे। क्या अ, बात है। और रही बात यहाँ के तापमान और मौसम की, तो अच्छी गर्मी के बाद, चुनावी परिणामों की फुहार के बाद मौसम की आर्द्रता पूरी तरह बनी हुई है। आंखों का पानी बचा हुआ है, क्या कह बात सकती है। हूँ। नहीं, लेकिन तो चलिए यहीं से बात शुरू करते हैं निहारिका, कि कैसे आंखों का पानी बचा लिया फ्रांस ने, जब हम आंखों का पानी देखिए, कह रहे हैं तो जाहिर तौर पर चुनाव की बात कर रहे हैं। हाँ, काफी मुश्किल दिखाई दे रहा था ये, जब पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान और उससे पहले भी, क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबे समय से निहारिका, मैं चाहता धुर। हूं कि पहले इमैनुअल मैक्रों और लापेन के बारे में आप बताएं कि वो लोग कौन हैं, उनकी पॉलिटिक्स क्या है देखिए, और वो कैसे एक दूसरे को जी 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 कॉन्टेस्ट जी, कर रहे थे। मारी लापेन एक विश्व स्तर पर अब जाना माना नाम हो गया है, जो कि यहाँ के धूर दक्षिणपंथी, मैं कहूँगी, पार्टी है, जिसका नाम रेसोम्बलाज नेशनल है। यहाँ पे आरएन के नाम से ज्यादा जानी जाती है वो। और उस वो जो सारे दक्षिणपंथियों की, धूर दक्षिणपंथियों की यदि मैं कहूँ भाषा हो है पूरे विश्व में, वही मारी लापेन की भाषा है, कि विदेशियों को मार भगाने वाली। तो और सबसे पहले जो, तो वो कहते हैं कि आप खतरे में हैं, वो बहुसंख्यकों को बताते जी हैं कि जी आप जी अब जी, खतरे बिल्कुल में हैं। बिल्कुल, उनका पहली भाषा यही होती है कि जो फ्रांस की धरती है वो सिर्फ फ्रेंच खून के लिए है, मतलब उसकी परिभाषा भी उनके लिए है। और लेकिन इसकी
कठोरता में नरमी और गर्मी समय के हिसाब से और जनता की मानसिकता को देखते हुए बदलती रहती है। जैसे मारी लापेन के पिताजी ने ये पार्टी स्थापित की थी, जो कि धूर दक्षिणपंथी थे और बहुत ज्यादा हेट स्पीच के लिए जाने जाते थे। उन्हें कभी विजय प्राप्त नहीं हुई, तो उसमें थोड़ी सी उदारता बरतते हुए यही लाइन ऑफ एक्शन मारी लापेन ने कंटिन्यू की है, और वो उनको काफी हद तक एक सफलता कह सकती हूँ कि मिली है, क्योंकि उन्हें इस चुनाव में 42%, मतलब टोटल वोटिंग का 42% वोट उनको ऐतिहासिक मिला है, है। हिस्टोरिक वोट इसको कहा जा रहा है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज और समझने की है कि फ्रांस की चुनाव प्रणाली को 42 एक बहुत बड़ी संख्या दिखाई देती है आमतौर पर, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्रांस का चुनाव का एक तरीका है। ये 2 दौर में होता है राष्ट्रपति चुनाव। पहले दौर में जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उन सबको जनता वोट करती है, और उसमें जो 2 फर्स्ट 2 कैंडिडेट्स जो होते हैं, जैसे आप मेरिट समझ लीजिए, उसमें पहला और दूसरा नंबर जिसका होगा उसको 15 दिन बाद जनता दोबारा से वोट करती है। यानी कि सिर्फ 2 कैंडिडेट्स के बीच में अंतिम दौर चुनाव का होता है। इसमें एक लॉ यह भी है कि पहले दौर में यदि किसी को 50% से ज्यादा वोट मिल जाते हैं तो उस दूसरा दौर का चुनाव नहीं होता है, उसे डायरेक्ट प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया जाता है, जब जो कि अभी तक यहाँ पर नहीं हुआ है। हाँ, तो ये एक सिंपल सा तरीका है यहाँ के राष्ट्रपति चुनाव का, या सिंपल तरीका जो मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ, ये तरीका है। अब इसमें मारी लापेन को 42%, 70% लगभग यहाँ पर 68 to 70% वोटिंग हुई, जिसमें कि 42%, 41.5% लगभग मारी लापेन को वोट मिले। इसमें बहुत सारी चीजें हैं वोटिंग के दौरान। इलेक्टोरल कैंपेन कि जो भी इन लोगों ने जो अपना इलेक्शन के लिए जो प्रोग्राम लोगों तक पहुंचाया, जो कि मारी लापेन का प्रोग्राम भी जनहित में काफी दिखाई दिया, लेकिन कितना वो कर पाती कितना नहीं कर पाती ये फ्रांस की जनता को तय करना था। और मुझे लगा कि मैक्रो कहीं ना कहीं किसी हद तक अपनी सफलता को लेकर आश्वस्त थे। निहारिका, लेकिन आप जो कह रही हैं वो दरअसल फ्रांस में जो एक शिक्षक की हत्या हुई थी पैगंबर मोहम्मद की तस्वीर दिखाने की जी, वजह सैमुअल पेटी पेटी, तो उसके बाद माहौल बहुत तेजी से बदला और पूरा मुस्लिम विरोधी माहौल बना, और उसके बाद से ही कहा जाने लगा था कि लापेन को बढ़त मिलेगी चुनाव में। तो हाँ, उसको कैसे कैटर किया, क्योंकि वो देखिए माहौल ध्रुवीकरण का था, उससे देखिए कैसे लड़ाई की, मतलब उससे कैसे जूझे इमैनुअल मैक्रो, और बहुत इमोशनल चार्ज्ड इलेक्शन में भी कैसे फ्रांस की जनता ने एक पक्ष चुना कि नहीं, हमारे लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमारी डेमोक्रेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम उसको बचाएंगे। देखिए, इसको मोटे मोटे तौर पर समझने के लिए मैं 2-4 बातें आपको बता सकती हूँ। पहली बात कि फ्रांस में एजुकेशन लेवल क्या है। फ्रांस एक मतलब पढ़ा लिखा देश है। यहाँ पर साक्षरता की बात सोचें, स्कूलिंग और यूनिवर्सिटी लेवल अच्छा, पर लोग निहारिका मैं रोक रहा हूँ, वहां जी कुछ वैसे नारे वारे नहीं लगाते लोग वहां सड़कों पर निकलकर झुंड में तलवार लहराते हुए, बंदूक लहराते हुए, जी हनुमान नहीं, चालीसा या इस ये तरह इस की तरीके करते से नहीं है, बल्कि एक सोसाइटी का चेंज जो लोगों को काफी शॉकिंग लग रहा है मुझ सहित, कि पिछले चुनावों में भी यही सिनेरियो था कि मारी लापेन का अगेंस्ट इमैनुअल मैक्रो थी, लेकिन इस चुनाव और पिछले चुनाव की तुलना में मैं एक बात जो मुझे भी थोड़ी शॉकिंग लगी, जो मारी लापेन के समर्थक थे वो खुलकर कभी समर्थन में नहीं दिखाई देते थे आम बातचीत में। यानी कि खाने के टेबल पर जब बातचीत होती थी तो लोग उसको खुला समर्थन देने से हिचकिचाते थे, और ये एक चेंज अब देखने को मिला कि लोग बड़े आराम से कह पाते हैं कि हाँ, मैं मारी लापेन को वोट
करूंगा। ये एक चेंज, एक बहुत माइन्यूट सा चेंज है, लेकिन ये चेंज दिखाई दिया सोसाइटी में। लेकिन इसके साथ आपको ये बात जरूर देखनी पड़ेगी कि मारी लापेन के वोटर्स कहाँ पर हैं, मारी लापेन को कौन लोग वोट करते हैं। तो वो आप देखेंगे, यदि आप सारा डेटा आप सामने आ चुका है, पिछली बार की तरह भी अभी भी जो जहाँ पर कहते हैं प्रोफो विलाज, जहाँ विदेशियों की पहुंच बहुत कम है, जहाँ विदेशी लोग बहुत कम रहना या जाना कम जा पाते हैं, उन जगहों पर मारी लापेन के वोटर्स ज्यादा हैं। जैसे बड़े शहरों में ये वोटिंग आपको कम मिलती है, क्योंकि वहाँ विदेशी एक सहजीवन जीते हैं फ्रेंच लोगों के साथ। तो जहां उनका जीवन नहीं है, जहां उनका अस्तित्व नहीं है, वहां पर मारी लापेन के वोट ज्यादा हैं। और एक ऐसे लोगों को मतलब मैनिपुलेट करने में ज्यादा आसानी होती है जो लोग विदेशियों को पास से जानते नहीं हैं। तो वो उसका प्रमाण ये फ्रांस की जनता है। पर इसके विपरीत स्थिति हम भारत में देखते हैं कि वहाँ सहजीवन के साथ साथ हर गली और मोहल्ले में आपको हिंदू मुस्लिम साथ रहते दिख जाएंगे, लेकिन साथ में घृणा। अच्छा निहारिका, फ्रांस में चुनाव कैसे होते हैं? मैंने सुना है वहाँ टीवी पर डिबेट होते हैं और हाँ हाँ, प्रेसिडेंशियल ये यहाँ जो मीडिया कैंडिडेट्स होते हैं वो बहस करते हैं। स्पेशली यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि जब से ये सेकंड टूर होता है, वोटिंग से 48 घंटे पहले एक टीवी पर बड़ी अहम डिबेट होती है। आमतौर पे माना जाता है कि इसी डिबेट में ही फ्रांस की जनता तय कर लेती है कि उसे अपना वोट किसको देना है। और ये डिबेट निश्चित रूप से यहाँ के बड़े पत्रकारों द्वारा तैयार की जाती है, और वो दोनों कैंडिडेट्स को आमने सामने बिठाकर और बिल्कुल बराबर का टाइम देकर, क्रोनोमीटर दोनों कैंडिडेट्स के साथ चलता है, और देश के अहम मुद्दों पर दोनों पार्टी से जवाब मांगते हैं, और साथ में उनका प्रोग्राम भी पूछते हैं कि आप यदि प्रेसिडेंट बने तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय रहेगी, कि इस मुद्दे को, इस परेशानी को आप कैसे ट्रीट करेंगे। ये सारा यहाँ पर चलता है, और आप आमने सामने सवाल जवाब भी होते हैं दोनों कैंडिडेट्स के। और आमतौर पर इसी डिबेट में यहाँ की जनता तय कर लेती है कि उसका वोट किसको जाएगा। तो पिछली बार यही हुआ था, इसी डिबेट में ही मारी लापेन अपने एक जवाब की वजह से, एक बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से उन्होंने एक जवाब दिया था, और ये तय कर लिया गया था कि ये इलेक्शन ये नहीं जीत पाएंगी। ये बात उनके बाद में उन्हीं के खुद की पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन टाइमिंग थे, को लेकर भी कुछ है, जैसे हमारे बहुत यहाँ जब स्ट्रिक्ट। मोदी जी बोलते हैं तो 50-50 मिनट टीवी वाले दिखाते रहते हैं, लेकिन विपक्ष के हाँ, नेता बोलते हैं तो 50 सेकंड में ही वो कैमरा हटा दिया जाता है। ऐसा भी कुछ है नहीं, वहां? यहाँ जी बिल्कुल, यहाँ के नेशनल टीवी को अपनी साख बचाने के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस बात का, और वो बार बार कैंडिडेट्स को बताते भी रहते हैं कि आप इतने सेकंड्स ज्यादा आप बोल चुके हैं, तो अगली सेकंड्स भी? 60 जी बिल्कुल। फ्रेंच वैसे इस सेकंड्स की को भी गिनने के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो ये चीज इनकी टीवी डिबेट में भी देखने को मिलती है कि दोनों कैंडिडेट्स को बिल्कुल बराबर का टाइम दिया जाता है, कि एक सेकंड भी आगे या पीछे नहीं, वो क्रोनोमीटर दिखता रहता है दोनों कैंडिडेट्स के सामने। और आमतौर पे 40-40 मिनट का दोनों के पास टाइम होता है, लेकिन यदि कोई डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो उसको बढ़ा भी दिया जाता है। तो ये टीवी की भूमिका होती है, और कोशिश करते हैं, फिर भी आरोप लगते हैं टीवी पर, ऐसा नहीं है कि आरोप नहीं लगते हैं, लेकिन पूरी तरह से पत्रकार अपनी साख और अपनी इज्जत बचाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, और तो उन्हें बड़ी निहारिका, ऐसे आलोचना तो का अगर सामना भारत करना में पड़ता चुनाव है। होने लगे और हमारे मोदी जी को डिबेट में भाग लेना पड़ गया और उनको बोलना पड़ गया कि पेट्रोल 125 रुपए लीटर क्यों है, या नींबू 20 रुपए का क्यों है, या कोविड में 4 लाख लोग कैसे मारे गए, तो उनकी तो जमानत जब्त हो जाएगी। क्या जवाब देंगे वो?
मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत हद तक भारत की जनता ज़िम्मेदार कह सकती हूँ, क्योंकि उन्हें मोनोलॉग सुनने की आदत पड़ चुकी है। डिबेट हमारे यहाँ डिबेट की परमिशन ही कहाँ दी जाती है, बचपन से नहीं दी जाती है, तो बड़े होने के बाद भी वो परंपरा कायम रहती है। हम वैसे काफ़ी परंपरावादी और रूढ़िवादी हैं, तो वो लोकतंत्र को बचाने के लिए उसका तोड़ना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन अभी संभावनाएँ बहुत कम दिखाई देती मैंने नज़र आ सुना रही है हैं। कि फ्रांस के लोग भी बहुत परंपरावादी हैं। मैं कह सकती हूँ ये वाली बात एक हद तक, एक बहुत अच्छा जिसे कहते हैं अमेलगम है यहाँ पर परंपराओं का और मॉडर्नाइज़ेशन का। यहाँ यदि देखें तो एक माइंड सेटअप परंपरावादी भी है। इससे बिल्कुल मना नहीं किया जा सकता। देखिए बहुत अचंभित करने वाली बात मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर महिलाओं को वोट देने का राइट बहुत बाद में मिला है। बहुत बात है। लगभग 47 के आसपास मिला है, जबकि वो फ्रंट लाइन में रहकर लुई सोले के ज़माने से रही हैं। महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही जब फ्रांस की जनता ने अपने राजाओं का गला काटा, राजा-रानी का, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका महिलाओं की रही, लेकिन तब भी उन्होंने वोट के राइट के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। ये राइट इनको बहुत बाद में मिला है। बहुत सारी चीज़ें डाइवोर्स की परमिशन, एबॉर्शन की परमिशन, इन सब के लिए एक लंबी लड़ाई यहाँ की महिलाओं को लड़नी पड़ी है। तो ये इस हद पर मैं कहती हूँ कि ये देश एक बहुत परंपरावादी भी है, रूढ़िवादी भी है साथ में, लेकिन यहाँ एक बहुत अजीब तरीके से बहुत तुरंत से नए विचारों को अपनाने की एक कैपेसिटी भी है। एक जो यहाँ की सोसाइटी तुरंत से स्वीकार करती है। आप देखिए रूसों का देश है आखिरकार। जी, बिल्कुल रूसों का देश है जिसने प्रजातंत्र की परिभाषा सबसे पहले दी और बहुत तरीके से जिसने एडोलेसेंस को डिस्क्राइब हम्म। किया। पहली बार लोग जाने कि ये क्या होती है और 300 साल पहले इसको मत भूलिए कि रूसों का टाइम पीरियड क्या था कि 300 साल पहले और इस देश ने लोकतंत्र के सभी स्वरूप देखे। लोकतंत्र को पाया, उसको फिर राजशाही के विरुद्ध पाया और फिर दोबारा से राजशाही स्थापित की नेपोलियन के साथ जो कि ये लेकिन ये लोग अपने इतिहास से सीखते भी हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये इतिहास को गर्त में डाल देते हैं। इतिहास से सीखने इन लोगों की आदत में शामिल है। गलती करके सीखना भी इन लोगों की आदत निहारिका, में शामिल है। फ्रांस में एक बहुत बड़ा तबका है जो मुसलमानों से नफरत करने लगा था और इसको लेकर सेंटिमेंट बहुत ज्यादा उभारे गए लापेन की तरफ से भी और नहीं मुसलमानों करने को एक लगा खतरे के तौर था पर दिखाया गया। करने तो लगा था फ्रांस में नहीं कह सकते। मुसलमानों का भविष्य क्या होने वाला है? देखिए एक बड़ी अजीब सी बात है, विदेशी विशेषकर मुसलमान जो यहाँ पर आते हैं वो पहले फ्रेंच कॉलोनीज जो कंट्रीज रहे हैं वहीं से आते हैं, तो उनके प्रति एक रिवेंज की भावना यहाँ देखने को मिली थी। यही कारण था कि मारी लापेन ने इतना का ग्राफ एकदम से तेजी से बढ़ता चला गया। ये भावना विश्व स्तरीय थी। आतंकवाद को मद्देनजर रखते हुए ये एक हेट वेव चलाई गई, जिसका धूर दक्षिणपंथी पार्टियों ने इस समय का फायदा उठाया और इस आग को हवा दी। और इस आग की चपेट में मैंने वही कहा कि ज्यादातर वो लोग आए जो ज्यादा विदेशियों से कंसर्न नहीं करते थे, जहां जिनका ज्यादा सामना नहीं होता था या लेना देना नहीं था। आमतौर पर एक बड़ी संख्या में वो लोग थे। अब ये यहाँ पर अभी भी ये स्थिति है, एक तबका है जो मुसलमानों के प्रति या विदेशियों के प्रति एक अलग तरीके का नजरिया रखता है, जिसको एक विशेष हम कह सकते हैं एक हेट वेव है, जिससे हम मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ क्या है कि क्या परसेंटेज ज्यादा है यहाँ पे, वो परसेंटेज भी ज्यादा है कि जो अंत में मानव अधिकारों को ज्यादा महत्व देता है। ये चीज अभी यूक्रेनियन जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई, तो जो यूक्रेनियन वार विक्टिम्स जो यहाँ पर आए, उनको लेकर यहाँ की जनता ने बड़े खुले दिल से स्वागत किया। तो जो हम लोग जो कई तरीके की संस्थाओं में काम करते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ की सरकार को लेकर यही क्वेश्चन उठाया कि ये नजरिया या ये रवैया सरकार का सभी विदेशियों के प्रति क्यों नहीं है।
जो यहाँ आता है, हम्म, जो इस धरती पर आता है, कि ये नजरिया सीरिया से जो लोग आए उनके लिए तो नहीं था, या नहीं है। और जो युद्ध पीड़ित इलाकों से जो लोग आए उनके प्रति ये सरकारी रवैया क्यों नहीं था। इस पर एक बहुत बड़ी बहस और इस पर प्रश्न उठाए उठाए गए, और हम लोगों का वो अधिकार है उठाने का, और उस पर यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं वो हमें जवाब देने को मजबूर होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको प्रश्न करने की, अपने आर्ग्यूमेंट्स के फेवर में एग्जाम्पल और उनको प्रूव करने की छूट है। आप कोई भी व्यक्ति यहाँ पर, एक आम आदमी भी प्रश्न कर सकता है सरकार से। निहारिका, एक सवाल ये था कि जैसे भारत में चुनाव होते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, रैलियां होती हैं, बहुत शोर, रोड शो, तमाशा होता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा देश एक विशाल मेले में तब्दील हो गया। वहां कैसे होता है? ये इस तरीके का मेला तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कैंपिंग होती है, और बहुत ही डिस्क्रीटली होती है। इस तरीके से, मतलब भव्य ता वहाँ यहाँ नहीं होती है आमतौर पर, बल्कि जो पोस्टर्स वगैरह भी लगाए जाते हैं उनकी एक निश्चित जगह होती है। जैसे स्कूल्स के बाहर सारे कैंडिडेट्स के पोस्टर लगा दिए जाएंगे, और उन पोस्टर्स को हटाने की भी जिम्मेदारी उन्हीं पार्टी विशेष की ही होती है जो वो पोस्टर्स लगाते हैं। तो शहर बिल्कुल गंदा नहीं होता है। हाँ, पैम्फलेट्स आपके लेटर बॉक्स में आपको मिल जाते हैं, जो पब्लिक मीटिंग्स होती हैं उसके इनविटेशंस आपको मिल जाते हैं। तो आमतौर पर जो लोग सपोर्टर्स होते हैं वही उस तरीके की मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, पर बहुत डिस्क्रीट कैंपेनिंग चलती है, बहुत बड़ा। और दूसरी बात ये है कि जो खर्चा चुनावों पे कैंडिडेट्स करते हैं उस पर बड़ी नजर रखते हैं आपके अपोनेंट कैंडिडेट्स। हम्म। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है निकोला सार्कोजी, जिनको खर्चे की वजह से ही लोअर कोर्ट ने जेल की सजा सुनाई, जिनके खर्चों पे और जिनके फाइनेंस को लेकर क्वेश्चन उठे, और उनको जेल तक का सफर मतलब करना पड़ा प्रॉपर एविडेंस ना देने की वजह से। और निहारिका, भारत में तो अब ये सवाल ही नहीं है कि खर्चा कितना कम होता है। अब तो सवाल ये है कि हर बार पता चलता है कि पिछली बार 3,000 करोड़ का चुनाव था, इस बार 5,000 करोड़ का चुनाव हो गया। आखिरी सवाल मैं आपसे समझना चाहता हूं कि भारत की चुनावी प्रक्रिया में और फ्रांस की चुनावी प्रक्रिया में, इंडियन डेमोक्रेसी में और फ्रेंच डेमोक्रेसी में, दोनों का क्लेम है कि हम दुनिया के पहले लोकतंत्र हैं। आप क्या अंतर पाती हैं? देखिए, लोकतंत्र के लिए जनता, लोकतंत्र की प्राइमरी डेफिनेशन पर जाते हैं। यहाँ पे जनता चुनाव करती है अपने नेता का। तो जनता जब चुनाव करती है तो जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है, उसे अब उसका अपने मुद्दे पहचानना बहुत जरूरी है। जब जनता को यही नहीं मालूम है कि उसको जरूरत किस चीज की है, या उसे जो सरकार चाहिए उसकी किन मुद्दों पे जवाबदेही होनी चाहिए, यदि उसकी जब वो जवाबदेही मंदिर बनाने को लेकर तय करती है तो निश्चित रूप से वो मंदिर बनाने वाली सरकार चुनेगी। यदि वो अपनी जवाबदेही स्कूल बनाने वाले लोगों पर तय करती है तो वो स्कूल बनाने वाले लोग तय करेगी। तो मुझे लगता है कि जब जनता के द्वारा जनता पर शासन है, तो जनता का रोल बहुत अहम है। जनता को एजुकेट होना पड़ेगा एक ढंग का लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। तो वो, और वही कारण है कि हम अपनी जनता को एजुकेट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो, हम्म। यदि वो एजुकेट हो गई तो हमारी राजनीति तहस नहस नहीं हो जाएगी। तो हम बिल्कुल तो उन्हें बिल्कुल। उलझाए रहना चाहते हैं जातिवाद में, धर्म में, और भी जितने भी अंधे कुएं हो सकते हैं उनमें हम उन्हें धकेले देना चाहते हैं, ताकि मुड़ेल पर खड़े होकर हम लंबे समय तक तालियां बजा सकें। तो वो चल रहा है वहां पर। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ की जनता पढ़ी लिखी है, अपने मुद्दे तय करना जानती है, और सबसे बड़ी बात कि आप हवा कोई भी हो, वो अंत में एक नैतिकता को चुनती है। ये दो चुनाव फ्रांस के इस बात को सिद्ध करते हैं कि हम्म। फ्रांस की जनता जो है वो चुनती किसको है, हवा हम्म। लहर होने के बावजूद। ये एक सीखने ये वाली बहुत बात है। खास बात आपने कही कि लहर होने के बावजूद जनता जो है वो नैतिकता का पक्ष चुनती है। तो केवल नेताओं का नैतिक होना ही जरूरी नहीं है, जनता की नैतिकता भी
बहुत जरूरी होती है लोकतंत्र में, और हम उम्मीद करें कि भारत की जनता भी आज नहीं तो कल नैतिकता के पक्ष में खड़ी होगी, समझेगी कि उसको स्कूलों की जरूरत है या मंदिरों की, उसको नारों की जरूरत है या अस्पतालों की, उसको अच्छी सड़कें चाहिए या फिर मंदिर के बाहर बिकते हुए फूल चाहिए, या फिर दोनों ही चाहिए एक सामंजस्य के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया निहारिका, फ्रांस से आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, आपने वक्त विश्वास निकाला। रखते हैं कि हमारे जीते जी ये दिन जरूर आए। हाँ, मतलब ये तो भुवनेश्वर ने अपनी कहानी में लिखा था कि सांप की हो या छछूंदर की, लेकिन अगली पीढ़ी हमेशा अपनी पिछली पीढ़ियों से बेहतर होती है। तो हम नहीं भी देख बिल्कुल। पाए तो हम उम्मीद करें कि हमारी अगली हाँ, वो नस्लें प्लेटफॉर्म जरूर बना के भारत जाना पर चाहेंगे करेंगी। कि जिसमें नई पीढ़ी भारत की नई पीढ़ी एक हाँ हाँ। स्वतंत्रता से सांस ले सके। बहुत बहुत शुक्रिया निहारिका। शुभकामनाएं नवीन।